सनातन व्यक्तित्व महात्मा गांधी। दोस्तों, हम महात्मा गांधी को उनके व्यक्तित्व व उनके विचारों को शाश्वत सनातन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि महात्मा गांधी को हाल फिलहाल में बार बार मारने का प्रयास किया जाता रहा है। उनके पुतले पर गोलियां चलाई जाती हैं। उनकी सत्यवादिता को आधार बनाकर उन्हें आलोचना का शिकार बनाया जाता है। फिर भी महात्मा गांधी एक फिनिक्स की तरह और उज्जवल और प्रासंगिक बनकर उभरते हैं। आइए उन कारणों की पड़ताल करते हैं। अमेरिकी अध्येता व शांति के सिपाही जेम्स डब्ल्यू डगलस की किताब का नाम है गांधी एंड द अनस्पोकन ट्रुथ। यह महात्मा गांधी की हत्या की कहानी भर ही नहीं बताती, बल्कि उससे जुड़े हुए सांस्कृतिक सवालों को भी खड़ा करती है। हम सभी डगलस के आभारी हैं कि उन्होंने यह संपूर्ण परिदृश्य हमारे लिए खोला है। हमें ही हमारी दशा व दिशा का फिर से भान करवाया है। 60 के दशक में एक ख्रिस्ती सन्यासी लेखक हुआ था थॉमस मेटन। उसने जीवन के रहस्यों को जानने का बखूबी प्रयास किया और इस नतीजे पर पहुंचा कि हमारे आसपास सच्चाइयों का एक बहुत बड़ा जखीरा ऐसा है जिसे हम सब जानते तो हैं, लेकिन उसकी चर्चा नहीं करते। वह होता है अनकहा सच। मेटन कहते हैं, यह वह सच है जिसे झेलने की सामर्थ हम में नहीं होती। यह हमारे जीवन की, हमारी दुनिया की एक कड़वी सच्चाई है जिससे सभी मुंह चुराते हैं, क्योंकि हम उस सच को बोलने के बाद के परिणाम से डरते हैं। तो फिर यह जरूरी क्यों है कि हम उस अनकहे का सामना करें? वे आगे लिखते हैं, क्योंकि उस अनकहे से पैदा हुए अंधकार के गर्भ में अनेक अमंगल तत्व पनपते हैं। सत्य की शक्तियां समाज के सच को न बोल पाने के कारण अपने सच का सामना न कर सकने की कमजोरी का फायदा असत्य की ताकतें उठाती हैं और समाज कायर, छल कपट और धोखे से भरी भीड़ में बदल जाता है। यह समाज का ऐसा नुकसान है, ऐसा पतन है जिसे शब्दों में बयान करना संभव नहीं है। यह हमें चुनौती देता है कि कह सको तो सच को दुनिया से कहो। इसी सत्य के प्रति आग्रह ही महात्मा गांधी का सत्याग्रह है। मेटन आगे कहते हैं, गांधी जी की धार्मिक राजनीतिक कार्यपद्धति मनुष्य के उस प्राचीन तत्व ज्ञान पर आधारित है जो सभी धर्मों में समान रूप से है। गांधी जी विलियम कर्जन को जानते थे। विली की हत्या के बाद इंग्लैंड में ही गांधी जी ने सार्वजनिक तौर पर कहा, मेरी राय में मदन लाल ढींगरा बेकसूर है। उसने उन्माद में आकर यह हत्या की है। वह कहते हैं, नशा सिर्फ शराब और भांग का ही नहीं होता, एक पागल उत्तेजक विचार का भी गहरा नशा होता है। श्री ढींगरा इसी नशे के शिकार थे। इस हत्या के लिए दरअसल दोषी वे लोग हैं जिन्होंने ढींगरा को हत्या के लिए उकसाया। सत्य के प्रयोग उनकी दुनिया की श्रेष्ठतम आत्मकथाओं में एक आत्मकथा है। उसके बारे में ऑक्सफोर्ड के विद्वान एडवर्ड थॉमसन लिखते हैं, गांधी भीषण रूप से अपने घर, अपने पिता के साहस, कार्यनिष्ठा और नैतिक कमजोरियों के प्रति स्पष्ट हैं। उससे कम स्पष्ट वह अपनी गलतियों के प्रति भी नहीं है। इस तरह लंदन टाइम्स के समीक्षक ने गांधी की आत्मकथा को असाधारण रूप से स्पष्टवादी करार दिया है, जबकि उस दौर में प्रथम विश्व युद्ध के वरिष्ठ सेना नायकों
मशहूर नायिकाओं, राजनीतिज्ञों की आत्मकथाओं की भरमार सी हो गई थी। लेकिन उन आत्मकथाओं में सनसनीखेज घटनाओं, आश्चर्यों, प्रशंसाओं का ही भरमार देखने को मिलता है। परंतु कितने कम आत्मकथा लेखकों ने अपने निजी जीवन की कमजोरी को छुपाने का प्रयास नहीं किया हो। जबकि गांधी की आत्मकथा लगभग अतुलनीय आत्मकथा है। वह अपने दर्शन में हमारी प्रतिस्पर्धी दुनिया से इतना अलग है, अपनी सरलता से इतना अभिभूत करने वाला संस्मरण है और अपनी गलतियों को स्वीकार करने में कितना विवेकी है। बानगी देखिए, सन 1890 के दशक के उत्तरार्ध में जब गांधी डरबन में रह रहे थे, गांधी का एक क्लर्क जो तमिल ईसाई था, उनके साथ उन्हीं के घर में रहता था। कस्तूरबा ने उसका चैम्बर पॉट, एक जमाने में शौच के लिए प्रयुक्त होने वाला बर्तन, को इन दो आधारों पर साफ करने से इनकार कर दिया कि एक तो वह ईसाई है और दूसरा अछूत हिंदू परिवार से। गांधी जी गुस्से में आकर अपनी पत्नी कस्तूरबा को लगभग घर से ही निकाल दिया। फिर बाद में गुस्सा शांत हो गया। इस बात को लगभग 30 साल बाद अपने संस्मरण में वे लिखते हुए कहते हैं, मैंने सोचा कि अगर लोग मुझे किसी प्रकार शांति प्रिय व्यक्ति के रूप में याद करेंगे तो उन्हें जानना चाहिए कि एक समय ऐसा भी था जब मैं सकारात्मक जानवर था, भले ही यह दावा करता फिरूं कि मैं एक प्रेमी पति था। गांधी जी ने अपनी पत्नी ही नहीं, अपने पुत्र पुत्रियों को भी अपने आदर्शों के अनुरूप ढालने का प्रयास किया। उनका पुत्र मणिलाल नेटाल में इंडियन ओपिनियन और फिनिक्स आश्रम चला रहा था। रामदास ग्रामीण काठियावाड़ में खादी का प्रचार कर रहा था और देवदास दिल्ली में नए नए स्थापित राष्ट्रवादी मुस्लिम विश्वविद्यालय जामिया मिलिया इस्लामिया में काम कर रहा था। लेकिन उनका सबसे बड़ा बेटा हरिलाल, जो अभी भी माँ बाप से कटा हुआ था, जिसका गांधी जी को बेहद अफसोस था। गांधी जी अपने संस्मरण में भीषण रूप से स्पष्टवादी और सत्यानुरागी थे। वे लिखते हैं, उस समय मेरा 16वां साल था। भगंदर की बीमारी से पिताजी शैय्यावश थे। मैं उनकी नर्स की तरह सेवा करता था। उनके घाव धोना, मलहम लगाना, दवा पिलाना और स्वयं दवा बनाना मेरा खास काम था। रात को उनके पैर दबाना और अनुज्ञा मिलने पर सोने चले जाना। शायद वह उनकी आखिरी रात थी। 10, साढ़े 10, 11 बजे रहे होंगे। मैं उनके पैर दबा रहा था। तभी चाचा जी ने मुझसे कहा, तू जा, अब मैं बैठूंगा। मैं प्रसन्न हुआ और सीधा शयन कक्ष में पहुंच गया। स्त्री बेचारी गहरी नींद में थी, पर मैं कब सोने देता उसे। मैंने उसे जगाया, मगर 5-7 मिनट ही गुजरे होंगे, नौकर ने आकर किवाड़ खटखटा दिया। मैं धक से रह गया। उठो, बापू बहुत बीमार हैं। बीमार तो वे थे ही, सही बताओ क्या हुआ है। बापू गुजर गए। मैंने पिछले प्रकरण में अपनी जो शर्म का संकेत किया है वह यही है। सेवा के समय में विषय की इच्छा, इस काले धब्बे को मैं आज तक नहीं धो पाया, क्योंकि उस आखिरी घड़ी में यदि मैं विषयांध नहीं होता तो मैं पिताजी के अंतिम घड़ी में पैर दबा रहा होता। 12 जून 1891 को गांधी जी ने बैरिस्टरी पास करके बैरिस्टर बन के भारत की तरफ प्रस्थान किया और बंबई में अपने व्यवसाय में भाग्य आजमाने के प्रयास किया। उन्हें मम्मी बाई का मुकदमा मिला। छोटी अदालत में मुकदमा था। दलाल को कमीशन देने की बात उठी जो उनके स्वभाव के विपरीत थी। मुंबई से काठियावाड़ तक
वकालती दांव पेच के बीच आखिरकार वे 1893 को गुजराती व्यापारी मेमन फर्म के सेठ अब्दुल करीम जवेरी के कानूनी सलाहकार बनकर दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना हो गए, जहां उन्होंने भारतीय गिरमिट मजदूरों पर श्वेतों के जुल्म, भेदभाव के कानून व मानवीय गरिमा के विपरीत व्यवस्था के प्रति कानूनी संघर्ष करते करते सत्याग्रह को खोज निकाला, उसे समझा, सीखा, खुद भी और अपने साथियों को भी प्रशिक्षित किया। जिस तरह हिंसक लड़ाई में दूसरों की जान लेने का प्रशिक्षण देना होता है और लेना पड़ता है, वैसे ही अहिंसक लड़ाई में भी उसी तरह खुद की जान देने के लिए खुद को प्रशिक्षित करना पड़ता है। दूसरी बार 1896 की बात है। जनवरी महीने में 6 महीने की भारत यात्रा के बाद गांधी जी परिवार के सहित जब दक्षिण अफ्रीका लौटे, वहां कुछ यूरोपियन और वहां की सरकार ने यह अफवाह उड़ा दी कि गांधी जी अफ्रीका में अपने 500 भारतीयों को जहाज में भरकर दक्षिण अफ्रीका लाए हैं ताकि दक्षिण अफ्रीका में गोरों का मुकाबला किया जा सके। 18 दिसंबर 1896 को गांधी जी का जहाज नटाल के डरबन बंदरगाह पर पहुंच गया था। उन्मत्त गोरों की भीड़ जमा हो गई, सभी गांधी के खिलाफ हिंसा को तैयार थे। कड़कड़ाती ठंड में 26 दिन तक जहाज बंदरगाह पर ही खड़ा रहा। पुलिस ने संदेश भिजवाया कि गांधी जी यदि रात अंधेरे में जहाज से निकलेंगे तो हम उन्हें संरक्षण दे देंगे, मगर गांधी जी ने इससे साफ इनकार कर दिया और दिन के उजाले में भीड़ के सामने से निकले। हुआ वही, उन्मत्त भीड़ ने उन पर बेरहमी से हमला कर दिया। वे लहूलुहान हो गए। डरबन पुलिस के सुपरिंटेंडेंट की पत्नी उन्हें पहचानती थी। उसने हस्तक्षेप करके गांधी जी की जान को बचाया। गांधी जी को अपराधियों की शिनाख्त करने के लिए जब थाना में बुलाया गया, वहां उन्होंने इस मामले को आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया और कहा, मैं मानता हूं जिन पर उपद्रवों का आरोप है गलती उनकी नहीं है, उन्हें तो नाटाल के नेताओं व यहाँ के यूरोपीय सरकार द्वारा गलत जानकारियां देकर भड़काया गया था। इस पूरे घटनाक्रम का सिंहावलोकन करते हुए गांधी जी ने बाद में लिखा कि ईश्वर वास्तव में मुझे सत्याग्रह के लिए तैयार कर रहा था। सत्याग्रह शब्द की खोज भी दक्षिण अफ्रीका में ही इन्हीं संघर्षों के दौरान हुई। गांधी जी मन, वचन, कर्म की एकता के प्रकाश पुंज थे। सत्य के प्रति उनकी प्रतिबद्धता अटूट थी। जनवरी 1915 को मोहनदास करमचंद गांधी के भारत आगमन के बाद 1 फरवरी 1916 को उनका बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के स्थापना समारोह में पहला भाषण हुआ, जिसमें उन्हें उनके दक्षिण अफ्रीका के नस्ली उत्पीड़न के खिलाफ सत्याग्रह के अनुभव जैसे विषयों पर बोलने के लिए आमंत्रित किया गया था। कार्यक्रम के सूत्रधार थे थियोसोफिस्ट एनी बेसेंट और इलाहाबाद के विद्वान मदन मोहन मालवीय जी। इस उद्घाटन समारोह में अत्यधिक समृद्ध राजे महाराजे भी शामिल हुए थे। मुख्य अतिथि भारत के वायसरॉय लॉर्ड हार्डिंग आने वाले थे। 4 फरवरी को कार्यक्रम के संरक्षक दरभंगा महाराज के भाषण से शुरुआत होती है। वायसराय के आने पर गॉड सेव द किंग की धुन बजाई जाती है। वहां मौजूद राजे रजवाड़े, अन्य भारतीय सजे धजे चमकीले वस्त्राभूषण और पगड़ियों में मौजूद थे। करीब 6000 लोगों की भीड़ थी। कुल मिलाकर सफल और भव्यता से भरा आयोजन था। गांधी जी को उसके अंतिम दिन भाषण देने का अवसर दिया गया। भारत में एक नवयुवक व अपनी नवीन पहचान
बनाने को प्रयासरत गांधी जी ने बिना किसी लाग लपेट या संकोच के अपने विचार प्रकट किए। गांधी जी ने आशंका व्यक्त की कि यह नया विश्वविद्यालय आम जनता से कट सकता है। देश की मुक्ति तभी हो सकती है जब देश के किसान और शिल्पियों को कम से कम उस हद तक शिक्षित कर दिया जाए कि वे अपनी जिम्मेदारियों को समझ सकें। यह सारी बातें विश्वविद्यालय में वे नहीं सीख सकते। फिर आगे उन्होंने कहा, क्या सम्राट के प्रति अपनी निष्ठा दिखाने के लिए यह जरूरी है कि अपने जेवरातों के बक्सों को खंगाल कर सर से पांव तक इस तरह से सज धज कराया जाए? उन्होंने सभी आमंत्रित अतिथियों से कहा कि भारत की मुक्ति तब तक नहीं हो सकती जब तक आप अपने उन जेवरों को खुद से दूर न कर लें और अपने देशवासियों के कल्याणार्थ इनका उपयोग करने लगे। काशी विश्वनाथ के मंदिर व उसकी गलियों की गंदगी के बारे में उन्होंने कहा, क्या यह उचित है? अगर हमारे मंदिर भी स्वच्छता और खुलेपन के आदर्श नहीं होंगे तो हमारे स्वशासन का क्या होगा? स्वाभाविक था, उनके वक्तव्य से असहजता बढ़ती जा रही थी। उन्हें एनी बेसेंट को टोकना पड़ा। दक्षिण अफ्रीका में गांधी के बीते साल उनके लिए जाति तौर पर महत्वपूर्ण थे, लेकिन भारत में बिताए उनके बाद के साल ज्यादा ऐतिहासिक महत्व के थे। दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने प्रवासी भारतीयों का नेतृत्व किया, जिनकी संख्या लगभग 1.5 लाख के करीब थी, जबकि भारत में उनके लिए 30 करोड़ लोगों को नेतृत्व प्रदान कर गुलामी से मुक्ति दिलाने का महाकार्य था। जहां दुनिया के महानतम साम्राज्य से उनका साबका पड़ने वाला था। दक्षिण अफ्रीका के नस्ली भेदभाव के खिलाफ संघर्ष में गांधी जी को मुसलमानों का पूर्ण सहयोग मिला था। वित्तीय मदद भी मिली थी, परंतु भारत में स्थितियां इतनी सरल नहीं थी। वे मानते थे, किसी भी आंदोलन को सही अर्थों में राष्ट्रीय बनाने के लिए सिर्फ हिंदुओं तक ही सीमित नहीं रखा जा सकता। जैसे जैसे गांधी पूरे देश की यात्राएं कर रहे थे, उन्होंने सतत यह महसूस किया कि देश के हर हिस्से में एक बात साझी है, वह थी कुछ जातियों के साथ अछूत का व्यवहार। वे पारंपरिक वर्ण आश्रम धर्म की चतुर्वर्णीय व्यवस्था को तो स्वीकार करते थे, लेकिन छुआछूत की सख्त निंदा करते थे। वे मानते थे, जाति ने हिंदू धर्म को विखंडित होने से बचाया। उनके यह विचार भविष्य में उनके राजनीतिक सामाजिक कार्यक्रमों में अंत तक परिलक्षित होते रहते हैं। वह एक तरफ तो मुस्लिम वर्ग के बीच भरोसा कायम करने की सतत कोशिश करते रहते हैं और दूसरी तरफ छुआछूत उन्मूलन करने का कार्यक्रम चला रहे होते हैं। गांधी अपने देश के बाजार को उत्कृष्ट विदेशी हस्तशिल्प जैसे यूरोपीय घड़ियां या जापानी लाख व काष्ठ कला के लिए बंद नहीं करना चाहते थे। वे विदेशी वस्त्रों के आयात, जिससे हमारे बुनकर बेरोजगार हो जाते थे, उसका विरोध करते थे। एक प्रश्न के उत्तर में वे कहते हैं, मैं उन मशीनों का विरोध करता हूं जिससे बेरोजगारी बढ़ती है। गांधी से पहले किसी भी राजनेता ने इतने क्रांतिकारी तरीके से अपने जीवन को सादगीपूर्ण नहीं बनाया था। इसी से प्रभावित होकर कविवर रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा का संबोधन प्रदान किया। गांधी जी के जीवनी लेखक रामचंद्र गुहा के अनुसार 1910 में ही उनके दोस्त प्राण मेहता आदि उन्हें महात्मा कहकर पुकारने लगे थे। 1936 से 43 के बीच भारत के वायसराय लिनलिथगो ने उनसे पूछा, आप तो संत हैं, राजनीति की क्षुद्रता में यह लोग आपको नाहक घसीटते हैं। वायसराय चाहते तो यह थे कि किसी ऐसे बहाने से गांधी जी को रास्ते से हटा दिया जाए, लेकिन गांधी जी ने तपाक से जवाब दिया, मेरा महात्मापना
अगर कुछ है तो इस राजनीति के चेहरे को बदलने में है, वरना सब व्यर्थ है। गांधी पर एक प्रमुख आरोप जाता है कि वे भगत सिंह व उनके साथियों के खिलाफ थे। उन्होंने अपने लॉर्ड इरविन से हुई बातचीत में भगत सिंह की फांसी रुकवाने का प्रयास नहीं किया। 1930 के आसपास गांधी जी नौजवानों के बीच क्रांतिकारी हिंसा के प्रति बढ़ते आकर्षण को महसूस कर रहे थे। पंजाब में उन्होंने भगत सिंह और उनके साथियों के विराट व्यक्तित्व का प्रत्यक्ष अनुभव किया था। इस बीच कांग्रेस के अंदर भी जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे परिवर्तनकामी नेताओं का ब्रिटिश सरकार से पूर्ण मुक्ति का दबाव था। अब डोमिनेंस राज्य नहीं बल्कि पूर्ण स्वराज की मांग प्रमुखता से एजेंडे पर आ गई थी। गांधी जी को जब वायसराय इरविन से बातचीत के लिए बुलाया गया, बातचीत जब चल रही थी तब हजारों नमक सत्याग्रही कार्यकर्ताओं को जेल में बंद किया गया था। उनकी रिहाई का भी मुख्य एजेंडा था। इस बीच गांधी जी ने क्रांतिकारी भगत सिंह का प्रश्न इरविन के सामने उठाया। उस समय भगत सिंह का लेखन व्यापक तौर पर लोगों के बीच प्रचारित किया जा रहा था। वह दर्शा रहा था कि भगत सिंह असामान्य मेधा और देशभक्ति वाले नौजवान हैं। उनके लिए आम जनता में अत्यधिक सहानुभूति थी। गांधी जी ने वायसराय से कहा, अगर वह उसे फांसी की सजा को टाल या रोक सकते हैं तो इसका शांति प्रक्रिया पर काफी अच्छा प्रभाव पड़ेगा। वह बातचीत कितनी कठिन परिस्थितियों में हो रही थी, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि गांधी इरविन समझौते की शर्तों के अनुसार असहयोग आंदोलन को निलंबित कर दिया गया था। कांग्रेस अगले गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने पर राजी हो गई थी, परंतु कांग्रेस की चिर परिचित मांग डोमिनियन स्टेट को समझौते में कोई जिक्र नहीं था। शुरुआती मार्च में इरविन के साथ अपनी वार्ता के बाद गांधी जी गुजरात लौट आए और 2 सप्ताह बाद फिर दिल्ली आए। यहाँ अपनी तरफ से गांधी जी ने फिर से एक बार भगत सिंह की फांसी का प्रश्न उठाया। क्या उस सजा को टाला या कम नहीं किया जा सकता? फांसी की तिथि 24 मार्च थी। इरविन ने इस पर जवाब दिया कि उसने इस मामले पर काफी चिंतित भाव से विचार किया है और इस नतीजे पर पहुंचा है कि ना तो मैं उस सजा को बदल सकता हूं और ना ही उसे आगे के लिए टाल सकता हूं। एक और विवादास्पद मुद्दे का जिक्र करना यहाँ लाजिमी हो जाता है। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के विचारों में टकराव, जिनका समाधान पूना पैक्ट में होता है। गोलमेज सम्मेलन में दमित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन के मसले पर बहस तीव्र हो गई थी। अम्बेडकर अपने विचारों से पीछे हटने को तैयार नहीं थे। उनकी राय थी, यह बहुत जरूरी है। महात्मा गांधी से जब संवाददाताओं ने अम्बेडकर के रुख के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, मैं डॉक्टर अम्बेडकर की बातों का बुरा नहीं मानता। उनके पास हर एक अछूत की तरह मेरे ऊपर थूकने का भी अधिकार है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि डॉक्टर अम्बेडकर देश के खास वर्ग के हित में बोल रहे हैं जिससे वह संबंध रखते हैं। वे देश के शेष वर्गों के बारे में नहीं बोल सकते। ऑक्सफोर्ड में भारतीय छात्रों के समक्ष गांधी जी ने कहा कि उनके मन में डॉक्टर अम्बेडकर के प्रति सर्वोच्च सम्मान की भावना है। दोस्तों, आज जब हमारे चारों ओर इन महापुरुषों के अथक बलिदान से अर्जित मूल्य के लिए घोर संकट का अंधकार छाया हुआ है, आजादी के बाद मिली समानता, भाईचारे, न्याय और स्वतंत्रता के मूल्य पर आधारित लोकतांत्रिक व्यवस्था संकटग्रस्त है। लोकतांत्रिक संस्थाएं पंगु बना दी जा रही हैं। ज्ञान विज्ञान की जगह
अंधविश्वास व अज्ञान का बोलबाला है। ऐसे में अंधकार के माहौल में महात्मा गांधी एक प्रकाश पुंज के समान दृढ़ता के साथ हमारे सामने खड़े नजर आते हैं, जिनके एक तरफ भगत सिंह हैं और दूसरी तरफ डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। यही वह ज्वाज्वल्यमान प्रकाश स्तंभ है जो इस महान देश के जनगण को आने वाली गुलामी के अंधकार से मुक्ति का मार्ग दिखा सकता है। हमें अपने महापुरुषों को भुलाने के हर प्रयास का मुकाबला करना चाहिए। यही उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि है। आज बस इतना है। नमस्कार, जय जोहार।